दोस्तों, तो आज पहले दिन हम लोग देखते हैं भूगोल और अर्थव्यवस्था वाले खंड से। सबसे पहला प्रश्न है ये मानसून वाले सेक्शन में कि भारतीय मानसून तंत्र की उत्पत्ति से जुड़े तापीय सिद्धांत और आधुनिक जेट स्ट्रीम सिद्धांत की तुलनात्मक विवेचना करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे विस्तार पूर्वक। देखिए, एक तो है तापीय सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक जेट स्ट्रीम सिद्धांत। दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से जुड़े दोनों प्रमुख सिद्धांतों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले थर्मल कॉन्सेप्ट यानी कि चिर सम्मत सिद्धांत हम देखें तो ये इसका प्रतिपादन एडमंड हेली ने किया था 1686 ईस्वी में। इसका मूल आधार क्या है? स्थल यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप और जल हिंद महासागर के गर्म और ठंडे होने की दर में अंतर। ठीक है, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु का तंत्र। गर्मियों में क्या होता है कि उत्तर पश्चिमी भारत अत्याधिक गर्म होकर तीव्र निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है और इसकी तुलना में हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। अतः हवाएं समुद्र से स्थल की ओर यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलने लगती है। शीत ऋतु का तंत्र देखें तो सर्दियों में क्या है, स्थल तेजी से ठंडा होकर उच्च वायु दाब का केंद्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अतः हवाएं स्थल से समुद्र की ओर लौटती है। तो यह शीत ऋतु का तंत्र हुआ। सिद्धांत की सीमा तो यही है, यानी कि ये जो आप जो तापीय सिद्धांत में देखा कि बस यही है कि गर्मी बढ़ने से जो वायु दाब है वो कम होता है और जहाँ पर मतलब ठंडी होती है वहाँ वायु दाब अधिक होता है और अधिक वायु दाब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलती है, जो मानसून के रूप में हम लोग देखते हैं। तो बस यही सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत की सीमाएं क्या थी? यह सिद्धांत मानसून को केवल सतही हवाओं के खेल मानता है। यह मानसून के अचानक फटने, इसके स्थानिक वितरण और वर्षा की अनिश्चितता की वैज्ञानिक व्याख्या करने में विफल रहता है। तो ये है। ठीक है, अब आगे देखें। आधुनिक जेट स्ट्रीम सिद्धांत यह क्या कहता है? तो इसके प्रतिपादक थे M.T. यिन। ठीक है, और भारतीय मौसम विज्ञानी P. कोटेश्वरम। ये जेट स्ट्रीम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो देखिए, मूल आधार क्या है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलने वाली अत्यंत तीव्र हवाएं, जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो तीव्र हवाओं का विस्थापन और सतही वायु दाब पर उसका प्रभाव, ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये आधुनिक जेट स्ट्रीम मूल आधार इसका ये है कि क्षोभ मंडल में चलने वाली जो ऊपरी जो हवाएं होती है उसका विस्थापन और उसी का प्रभाव जो है सतही वायु दाब पर उसका प्रभाव। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु और TEJ की भूमिका देखें। देखिए क्या होता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर जब सूर्य जब उत्तरायण हो जाती है तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है हिमालय के उत्तर यानी कि तिब्बत की ओर खिसक जाती है। अब क्या है कि तिब्बत के पठार के अत्याधिक गर्म होने से एक नई उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बोलते हैं, तेज उत्पन्न होती है। यह TEJ यानी कि ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहते हुए हिंद महासागर यानी मेडागास्कर के पास मस्कारेन हाई में उतरती है, जिससे वहाँ उच्च वायु दाब अधिक मजबूत हो जाता है। यही मजबूत उच्च वायु दाब जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर भारत की ओर पूरी ताकत से धकेलता है। यही मानसून का प्रस्फोट यानी कि बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीष्म काल की बात है। अब शीत ऋतु और STJ की भूमिका जो क्या होती है वो देखें। तो सर्दियों में क्या होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम वापस हिमालय के दक्षिण यानी उत्तर भारत के मैदानों में आ जाती है। यहाँ हवा के नीचे बैठाकर उच्च वायु दाब बनाती है, जो उत्तर पूर्व मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून को प्रेरित करता है। व्यापकता देखें तो यह सिद्धांत अधिक सटीक है, क्योंकि यह स्थापित करता है कि मानसून केवल सतही तापमान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊपरी वायुमंडलीय घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के सिद्धांतों में हम लोगों ने अंतर देखा। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। दूसरा प्रश्न है कि मोटे अनाजों की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायवीय दशाओं का वर्णन करें। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के बाद जलवायु परिवर्तन के दौर में पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो चूँकि पिछली बार ये जो 17वीं में ये प्रश्न पूछा गया था तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस साल के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोटे अनाज की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायवीय दशाएं। तो जलवायवीय दशा में क्या होती है? सबसे पहले तापमान देखें तो 25 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। ये अत्याधिक गर्मी सहन करने से सक्षम है और उच्च तापमान में भी पनप सकते हैं। वर्षा की बात करें तो कम वर्षा में भी ये हो जाता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो। ये मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें हैं और भयंकर सूखे के प्रति अत्याधिक प्रतिरोधी है। ठीक है, तो ये है। मृदा देखें
तो बलुई मिट्टी, पुथली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में ये हो जाती है। इन्हें उर्वरकों की न्यूनतम आवश्यकता होती है और ये क्षारीय व लवणीय मृदा में भी उगाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के अनुकूलता लिए ये मोटे अनाज की फसल होती है। अवधि की बात करें तो इसकी अवधि बहुत छोटी होती है, 60 से 90 दिनों की होती है, जो इसे सीमित या अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाती है। तो हमने तापमान देखा, वर्षा देखा, मृदा देखा और अवधि, ये हम लोग देख रहे हैं मिलेट्स के लिए यानी कि मोटे अनाज के लिए आवश्यक भौगोलिक और जलवायु दशाएं। अब जलवायु परिवर्तन के दौर में पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को देखें तो देखिए जलवायु अनुकूलता, मिलेट्स जो है वो C4 पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन और जल का अत्यधिक कुशल उपयोग करते हैं। ये चरम मौसम यानी कि सूखा, अनियमित वर्षा, उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के दौर में फसल विफलता का जोखिम न्यूनतम हो जाता है। दूसरा देखें तो जल संरक्षण, धान और गेहूं की तुलना में मिलेट्स को उगाने में लगभग 70% कम पानी की आवश्यकता होती है, जो घटते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए तो पोषण सुरक्षा यानी कि न्यूट्री सीरियल्स के रूप में विख्यात मिलेट्स जो है वो प्रोटीन, आहार फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि आयरन, जिंक, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जैसे रागी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ छिपी हुई भूख यानी कि हिडन हंगर और कुपोषण को दूर करने में सक्षम है यह, ठीक है। तो पोषण सुरक्षा करता है। तीसरा देखिए स्वास्थ्य लाभ, ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह इन्हें मधुमेह और मोटापे जैसे जीवन शैली जनित बीमारियों के प्रबंधन में बेहद उपयोगी बनाता है। फिर देखिए तो आर्थिक और खाद्य सुरक्षा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के बाद इसके उत्पादन और उपभोग को लेकर वैश्विक जागरूकता बढ़ी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पीएम पोषण जैसी योजनाओं में इसे शामिल करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का आधार चौड़ा हुआ है। साथ ही यह सूखे से जूझने वाले सीमांत और छोटे किसानों के लिए सुनिश्चित आय का स्रोत बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए आगे अगला प्रश्न है। ये अगला जो प्रश्न है मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो जनसंख्या वाले अध्याय से है। तो इसमें देखिए प्रश्न है कि जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पास इस लाभांश का लाभ उठाने की क्या समयावधि है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख ले तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक विकास की क्षमता को कहते हैं जो किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के कारण परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होती है। आधार देखिए, यह स्थिति तब आती है जब कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग यानी कि मुख्यतः 15 से लेकर के 64 वर्ष का जो ये है आयु वर्ग है, इसका अनुपात यानी कि आश्रित आयु वर्ग की तुलना में अधिक रहता है। यानी कि कार्यशील आयु वर्ग और आश्रित आयु वर्ग ये दोनों का अनुपात निकाले तो कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात अधिक होता है। तो ये है आधार। आर्थिक प्रभाव देखिए तो कार्यशील आबादी के अधिक होने से श्रम आपूर्ति, प्रति व्यक्ति आय, बचत और निवेश में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा की बात, जनसांख्यिकी लाभांश की बात। अब UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिए समयावधि क्या है, तो देखिए अलग अलग समयावधि है। ठीक है, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों में कुल प्रजनन दर TFR जिसको यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो बोला जाता है, इसमें भिन्नता के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश की खिड़की यानी कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अलग अलग समय पर खुल और बंद हो रहा है। ठीक है, बिहार की स्थिति देखें तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह लाभांश जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन बिहार जहां TFR अभी 2.9 है 2.98 है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे और अंतिम चरण में है। ठीक है, समय सीमा देखें तो UNFPA के अनुमानों के अनुसार जहां भारत का समग्र लाभांश काल 2055 से 65 के आसपास समाप्त होने लगेगा, वहीं बिहार के लिए यह लाभांश 2050 से लेकर के 60 के दशक के अंत तक लगभग 2061 तक उपलब्ध रहेगा। बिहार देश का सबसे अंत तक और सबसे लंबी अवधि तक इस लाभांश का लाभ उठाने वाला राज्यों में से एक रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न था क्या कि जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं और बिहार के पास इस लाभांश को लाभ उठाने की समावधि क्या है। अगला प्रश्न है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के ऐतिहासिक, ये उद्योग वाले अध्याय से है उद्योग। तो इसमें देखें प्रश्न है कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के ऐतिहासिक और ढांचागत कारणों की विवेचना करें और इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए बिहार का औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को देखें तो देखिए ऐतिहासिक कारण पहले तो माल भाड़ा का सामान्यीकरण नीति। इस नीति ने बिहार के खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा को पूरे देश में समान दर पर उपलब्ध कराया। इससे उद्योगों का केंद्र की ओर जैसे महाराष्ट्र, गुजरात का पलायन हुआ और बिहार को अपने ही संसाधनों का तुलनात्मक लाभ नहीं मिल सका। ठीक है, ये 1952 से लेकर 1993 तक यह जो है पॉलिसी रही, तो ऐसा इसलिए हुआ। दूसरा देखें तो
औपनिवेशिक विरासत। ब्रिटिश काल में अस्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी और औद्योगिक निवेश की उपेक्षा हुई। और तीसरा, राज्य का विभाजन। झारखंड के अलग होने से बिहार ने अपने अधिकांश खनिज संसाधन, भारी उद्योग और तकनीकी संस्थान जो है वो खो दिए। तो ये तो हुआ आपका ऐतिहासिक कारण, ठीक है। ढांचागत कारण में देखें तो भूमि की अनुपलब्धता। बिहार एक सघन आबादी वाला और उपजाऊ मैदान है, ठीक है, यहाँ पर तो जिसमें उद्योगों के लिए बड़े भूखंड प्राप्त करना कठिन और महंगा है, ठीक है। दूसरा देखें तो ऊर्जा और परिवहन की उच्च लागत। बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक रही है और सड़कों और गोदामों का जाल अभी विकास के चरण में है। फिर देखें तो कौशल अंतराल। यद्यपि श्रमिक बल प्रचुर है, लेकिन आधुनिक उद्योग यानी कि आईटी और फार्मा के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है, ये समस्या है। फिर देखें तो बाढ़ की विभीषिका। उत्तर बिहार में प्रति वर्ष आने वाले बाढ़ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और निवेशकों में असुरक्षा पैदा करती है। तो ये कुछ कारण हैं जो बिहार के अधिक औद्योगिक पिछड़ेपन के हैं। अब आगे देखते हैं कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है, इसका मूल्यांकन करें। तो देखिए, बिहार सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट बिहार पहल के तहत टेक्सटाइल और लेदर क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर माना है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर और लेदर सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसके प्रमुख बिंदु जो है इस प्रकार से है। देखिए, नीति के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो पूंजीगत अनुदान, संयंत्र और मशीनरी पर 15% तक अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक, ठीक है। दूसरा देखें तो रोजगार सृजन अनुदान, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन पर 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह की सहायता 5 वर्षों तक। फिर देखें तो निर्यात प्रोत्साहन, माल ढुलाई शुल्क पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की प्रतिपूर्ति। बिजली और पेटेंट शुल्क 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी और पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 100% वापसी। तो ये है, ये कुछ प्रोत्साहन के उपाय किए जा रहे हैं। इसका मूल्यांकन करें नीति का तो देखते हैं तुलनात्मक लाभ। बिहार से होने वाले बड़े पैमाने पर श्रमिक पलायन को देखते हुए यह श्रम प्रधान नीति अत्यंत सटीक है। बिहार के पास कुल देखें तो कुशल बुनकर और चर्म शिल्पी जैसे कि मुजफ्फरपुर के बेला क्षेत्र पहले से मौजूद है। परिणाम देखिए, इस नीति के कारण कोका कोला, अडानी ग्रुप और कई बड़े गारमेंट ब्रांड ने बिहार में अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई। मुजफ्फरपुर लेदर क्लस्टर इसका सबसे सफल जो है उदाहरण बन रहा है। चुनौतियां देखें तो नीति के बावजूद सिंगल विंडो क्लियरेंस में प्रशासनिक देरी, स्थानीय स्तर पर इंस्पेक्टर राज और लॉजिस्टिक की लागत अभी भी बड़ी बाधाएँ हैं, ठीक है। तो हमने प्रश्न को देखा। प्रश्न क्या था कि यहाँ पर कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के ऐतिहासिक और ढांचागत कारणों की विवेचना करें, ठीक है। तो ऐतिहासिक कारण में हमने देखा कि माल भाड़ा सामान्यीकरण नीति जो 1952 से लेकर 93 तक चल रही थी, तो इससे क्या था कि बिहार का जो भी खनिज है उसको पूरे देश में समान रेट से ही उपलब्ध करा दिया गया, ठीक है। और इससे क्या होगा, उद्योगों का केंद्र की ओर जो है पलायन हो गया और बिहार को अपने ही संसाधन का तुलनात्मक रूप से लाभ नहीं मिल पाया। तो ये है। दूसरा देखें औपनिवेशिक विरासत में भी देखें तो अस्थायी बंदोबस्त लगा हुआ था, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी हुई थी, तो ये था। और उसके बाद राज्य का विभाजन हुआ, इसकी कमर तोड़ कर रख दिया। फिर ढांचागत कारण में हम लोगों ने देखा कि भूमि की अनुपलब्धता है, ऊर्जा और परिवहन की उच्च लागत है, कौशल अंतराल है, बाढ़ की विभीषिका है, ये सभी कुछ कारण है। और फिर हम लोगों ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 का मूल्यांकन करना था, तो उसके हम लोगों ने नीति के सकारात्मक पक्ष को देखा और इसका मूल्यांकन किया। अगला प्रश्न है, अब आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि झारखंड के विभाजन के बाद अक्सर कहा जाता है कि बिहार संसाधनों के मामले में निर्धन हो गया है, ठीक है। राज्य में उपलब्ध वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि उपजाऊ मृदा, जल संसाधन और जमुई रोहतास खनिज का उल्लेख करते हुए इस कथन की समीक्षा करें। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, क्या दिया गया है कि झारखंड विभाजित हो गया, ठीक है। तो इसके विभाजन के बाद क्या कहा जाता है कि संसाधनों के मामले में यह निर्धन हो गया है, ठीक है। और तो इसी चीज़ को जो है हम लोग को जस्टिफाई करना है। और फिर दूसरा प्रश्न क्या है, राज्य में उपलब्ध जो वर्तमान प्राकृतिक संसाधन है उसका उल्लेख करते हुए इस कथन की समीक्षा करें। तो इसे देखें कि झारखंड के विभाजन 2000 में यह धारणा प्रचलित हुई कि बिहार संसाधन विहीन हो गया है क्योंकि अधिकांश खनिज क्षेत्र जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक झारखंड के हिस्से में चले गए। हालांकि वर्तमान साक्ष्यों और भूवैज्ञानिक खोजों के आलोक में इस कथन की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। देखिए, सबसे पहला देखें तो कृषि और मृदा संसाधन, यह बिहार के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अत्याधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा, बिहार के पास गंगा के मैदान की विश्व की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, यह अक्षय संसाधन है जबकि खनिज समाप्य होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरा देखें तो विविधता, उत्तर बिहार की खादर और दक्षिण बिहार की बांगर मृदा इसे अनाज, फल, नकदी फसलों के लिए कृषि हब बनाती है,
ठीक है। दूसरा देखिए, एक तो हम लोग के पास मिट्टी ठीक ठाक है, फिर उसका प्रचुर जल संसाधन। सतही जल में देखें गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसी सदाबहार नदियाँ न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है, बल्कि मत्स्य पालन और अंतर्देशीय जलमार्ग जो इनलैंड वाटरवेज वन के लिए भी अपार संभावनाएं पैदा करती है। और उसके बाद भूजल भंडार। बिहार के मैदानी इलाकों में भूजल स्तर जो है अपेक्षाकृत बेहतर है, जो सूक्ष्म सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और नवीन, तीसरा देखें तो नवीन खनिज अन्वेषण। ठीक है। विभाजन के बाद भी बिहार पूरी तरह से खनिज विहीन नहीं है। हालिया खोजों ने इस धारणा को बदला है, जैसे कि जमुई का स्वर्ण भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो बिहार के जमुई जिला में भारत का लगभग 44% स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है। यह बिहार की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। ठीक है, जमुई। और दूसरा देखें रोहतास और कैमूर देखें तो औद्योगिक खनिज, यहाँ प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, पाइराइट्स और डोलोमाइट पाया जाता है। रोहतास पाइराइट का देश का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र रहा है, जो उर्वरक उद्योग के लिए आधार है। अन्य खनिजों की बात करें तो औरंगाबाद और गया में पोटेशियम और क्रोमियम के भंडार मिले हैं। भागलपुर और मुंगेर में कोयला, पिरपैंती ब्लॉक में और आग रोक मिट्टी जो फायर क्ले के भंडार मौजूद हैं। तो कथन की समीक्षा करें तो यह कहना कि बिहार संसाधनों के मामले में निर्धन है, यह अतिशयोक्ति है। ठीक है। बिहार संसाधनों के मामले में निर्धन नहीं है, बल्कि संसाधन विविधता के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ठीक है। जहां झारखंड का विकास खनन आधारित है, वहीं बिहार का भविष्य कृषि प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और हरित क्रांति के दूसरे चरण पर टिका हुआ है। जमुई और रोहतास के खनिज भंडार यह सिद्ध करते हैं कि बिहार के पास अब औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त आधार अभी मौजूद है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो प्रश्न देखा वो प्रश्न यह था कि झारखंड विभाजित होने के बाद अक्सर कहा जाता है कि बिहार संसाधनों के मामले में निर्धन हो गया है। ठीक है। तो राज्य में उपलब्ध वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख करते हुए इस कथन की समीक्षा करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, बल्कि तटीय अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन के सुरक्षा कवच है। हाल ही में शुरू की गई मिष्टी योजना के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, पिछले वर्ष 17वीं में पूछा गया मैंग्रोव के बारे में। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये एकदम वही प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंग्रोव के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, मैंग्रोव वनों को तटीय सुरक्षा कवच और आर्थिक आधार मानने के पक्ष में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला तो ये है कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा कवच। प्राकृतिक तटीय दीवार है। मैंग्रोव की सघन जड़ें समुद्र की लहरों की ऊर्जा को कम कर देती है, जिससे सुनामी और चक्रवात के दौरान जान माल की हानि कम होती है। ठीक है। दूसरा देखें तो मृदा अपरदन पर रोक। इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती है, जिससे तटीय कटाव रुकता है। फिर देखिए कार्बन सिंक, ये उष्ण कटिबंधीय वनों की तुलना में 4 से 10 गुना अधिक कार्बन सोखता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है। ठीक है। तो ये है मैंग्रोव की विशेषता की। फिर दूसरा देखिए, तटीय अर्थव्यवस्था का आधार है। यह मत्स्य पालन और आजीविका। मैंग्रोव मछलियों, केकरों और झींगों के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं, जिससे तटीय समुदाय को निरंतर खाद्य और आय प्राप्त होती है। गैर कास्ट वन उत्पाद, ये शहद, मोम, चारे और औषधीय जड़ी बूटियों के प्रमुख स्रोत हैं। फिर देखें तो पारिस्थितिकी पर्यटन। सुंदरवन जैसे क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से स्थानीय राजस्व में एक बड़ा योगदान देते हैं। मिष्टी योजना एक नई कार्य योजना देखें तो मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, यानी योजना को केंद्रीय बजट में 2023-24 में लॉन्च किया गया था। विशेषता देखिए इसकी, तो उद्देश्य क्या है कि भारत के समुद्र तट के साथ साथ साल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। दूसरा कि संसाधन अभिसरण। इस योजना को मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। फिर सामुदायिक भागीदारी, इसका मुख्य जोर स्थानीय समुदाय को संरक्षण कार्य में शामिल करना है, ताकि उसे ठोस आय और रोजगार मिल सके। तकनीकी साझाकरण, इससे राज्यों के बीच मैंग्रोव संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में बल दिया गया है। तो मिष्टी योजना केवल वृक्षारोपण नहीं है, बल्कि यह पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है, जो भारत के लगभग 7500 किलोमीटर लंबे तट को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि अब तट रेखा की लंबाई बढ़ गई है, तो ये डेटा हम लोग देख लेंगे। तो प्रश्न क्या था कि मैंग्रोव वन केवल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, बल्कि तटीय अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए सुरक्षा कवच है, और ये मिष्टी योजना के बारे में हम लोगों को विवेचना करनी थी। अब आज के लिए अंतिम प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न नहीं, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न होगा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत और विशेषकर बिहार के समक्ष क्या प्रमुख आर्थिक चुनौतियां हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति के लिए भारत और बिहार विशेषकर उसके समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ और राज्य सरकार के प्रयास की समीक्षा निम्नलिखित है। तो सबसे पहले प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ देखें
तो पहला है वित्तीय संसाधनों का अभाव। एसडीजी के 17 लक्ष्यों और 169 उप लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। बिहार जैसे राजस्व घाटे वाले राज्य के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक बड़ा खर्च जो है करना कठिन है। तो वित्तीय संसाधनों का अभाव है। दूसरा देखें तो प्रति व्यक्ति आय में असमानता है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के 1/3 के करीब है, जो लक्ष्य 1 यानी कि शून्य गरीबी और लक्ष्य 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के राह में बड़ी बाधा है। ठीक है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और प्रचंड बेरोजगारी। बिहार की लगभग 75 से 80% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा के कारण कृषि आय अनिश्चित है, जिससे लक्ष्य 2 यानी कि शून्य भुखमरी इससे प्रभावित होता है। औद्योगिक आधार का अभाव, विनिर्माण क्षेत्र का कम योगदान रोजगार सृजन को सीमित करता है, जिससे सतत विकास जो की गति है वो धीमी हो जाती है। फिर देखें तो डिजिटल और बुनियादी ढांचा अंतराल, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली, इंटरनेट और सड़क परिवहन की कमी। लक्ष्य 9 यानी कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण में बाधा पहुंचाते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा अगर करें तो बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास के अपने विजन को एसडीजी के साथ एकीकृत किया है। 7 निश्चय योजना 1 और 2 यह बिहार का अपना एसडीजी मॉडल है। निश्चय 1 में देखें तो हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण और आर्थिक हल, युवाओं को बल जैसे कार्यक्रम ने पेयजल, एसडीजी 6 और एसडीजी जो स्वच्छता है इसके क्षेत्र में बिहार को अग्रणी बनाया है। निश्चय 7 निश्चय 2 देखें तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला और हर खेत सिंचाई का पानी के माध्यम से कौशल विकास और लैंगिक समानता पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर देखिए जल जीवन हरियाली, यह जलवायु परिवर्तन एसडीजी 13 और पर्यावरण संरक्षण एसडीजी 15 के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसके तहत वृक्षारोपण और जल निकायों के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया है। ठीक है। बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल, टेक्सटाइल और लेदर जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर आर्थिक विकास एसडीजी 8 को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए शराबबंदी और सामाजिक सुरक्षा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी और बाल विवाह दहेज विरोधी अभियानों ने स्वास्थ्य देखिए एसडीजी 3 और घरेलू हिंसा में कमी एसडीजी 5 लाने का सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार का प्रदर्शन स्वच्छता और लैंगिक समानता जैसे कुछ क्षेत्रों में सुधरा है, लेकिन गरीबी, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब एसडीजी 4 में राज्य अभी भी आकांक्षी श्रेणी में है। जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए बिहार को शिक्षा और कौशल विकास पर अपने निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता है। अब आज का अंतिम प्रश्न है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस तीव्र समृद्धि के किन प्रमुख क्षेत्रों का योगदान रहा है? क्या यह विकास समावेशी है? तो देखिए बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण इस आंकड़े के अनुसार राज्य की तीव्र समृद्धि और इसके स्वरूप का विश्लेषण इस प्रकार से है। समृद्धि के प्रमुख चालक, बिहार की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्य पर 10% से अधिक की प्रभावशाली विकास दर्ज की है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है। जैसे सेवा क्षेत्र, यह राज्य की समृद्धि का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है। योगदान देखें तो जीएसडीपी की हिस्सेदारी लगभग 60% है। प्रमुख उप क्षेत्र देखें तो वायु परिवहन 30% से अधिक, वित्तीय सेवाएं, व्यापार, मरम्मत सेवाएं और लोक प्रशासन, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं का विस्तार जो है इसे गति दी है। द्वितीय क्षेत्र में देखें तो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। योगदान देखें तो निर्माण और बिजली, गैस व जलापूर्ति उप क्षेत्रों ने दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज की है। औद्योगिक पहल देखें तो टेक्सटाइल और लेदर नीति और इथेनॉल उत्पादन के कारण विनिर्माण आधार धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र देखें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार बने हुए हैं। विविधीकरण, मुख्य फसल के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी, खासकर मक्का और मखाना उत्पादन ने इस क्षेत्र की वृद्धि दर को स्थिर रखा है। बिहार अब मक्का और मशरूम उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब देखिए तो क्या यह विकास समावेशी है? तो समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है? वह विकास जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और असमानता को कम करे। बिहार के संदर्भ में इसकी समीक्षा इस बिंदुओं से की जा सकती है। जैसे सकारात्मक संकेत देखें तो समावेशिता के पक्ष में बहुआयामी गरीबी में कमी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में देश में सबसे तेज गति दिखाई है। सामाजिक व्यय में वृद्धि, राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च कर रही है। फिर देखिए महिला सशक्तिकरण, जीविका के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक महिलाओं का आर्थिक जुड़ाव और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण ने लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा दिया है। ठीक है। फिर देखिए बुनियादी ढांचे का लोकतंत्रीकरण, 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल और पक्की नली गली ने ग्रामीण शहरी अंतर को कम किया है।
चुनौतियां देखें तो अभी भी क्या है कि प्रति व्यक्ति आय में अंतर है। तीव्र विकास के बावजूद बिहार के प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत के लगभग 33 से 35% पर है। रोजगार का स्वरूप देखें तो अधिकांश कार्यबल अभी भी कम आय वाली कृषि या असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण संगठित रोजगार का अभाव अभी भी एक बड़ी चुनौती है। फिर क्षेत्रीय असमानता भी है कि उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित और दक्षिण बिहार के विकास में अभी भी काफ़ी अंतर मौजूद है। तो बिहार की समृद्धि दर क्वांटिटी यानी कि मात्रा के मामले में उत्कृष्ट है, लेकिन इसे क्वालिटी यानी गुणवत्ता और पूर्ण समावेशी बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश और मानव पूंजी पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज हमने ये कुल 8 प्रश्न पूरे किए। फिर कल हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।